देखिए, आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, गॉस की प्रमेय आपकी मैंने करा दी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले देखो, गॉस की प्रमेय को देखना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो एप्लीकेशंस हैं उसके, वो बिना उसके जो आपकी गॉस की प्रमेय उसके बिना समझ में नहीं आएंगे। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आराम से देख ले। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको दो टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले उन टॉपिक को समझ लीजिए। एक तो होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कभी कभी ये शॉर्ट में ही पूछ लिए जाते हैं। देखो, तो पहले एक टॉपिक की बात करेंगे। रेखीय आवेश जो घनत्व होता है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, और लैम्डा बराबर क्या होता है आपका? Q अपॉन L होता है। सबसे पहले सुन लीजिए परिभाषा कैसे बनेगी, इसका प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, नहीं कि दोनों ही आपके इंपोर्टेंट है और दोनों ही गॉस की थ्योरम में उपयोग होने हैं। तो उपयोग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर उपयोग नहीं आएगा तो तब भी कहानी खराब है। तो रेखीय आवेश घनत्व, देखो जहां कहीं भी आपका सीधा तार हो, ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका किसी भी प्रकार से एक तार हो, तार बाई चांस सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा नहीं कहना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपका कोई तार है जो लंबाई L में है, किसमें है? लंबाई L में है, और उस पर अगर आपका आवेश कितना उपस्थित है? Q है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? रेखीय आवेश घनत्व लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, यहीं से याद हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है? उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अगर आपका तार लंबाई में है, वही तार जाहिर सी बात है लंबाई में होगा, पृष्ठ में नहीं होगा, क्षेत्रफल में नहीं हो सकता, क्योंकि तार आपका सिर्फ लंबाई में हो सकता है। तो किसी भी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित या वितरित जो आवेश होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, उसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपॉन A। अब इसका यूज कहां होगा? अगर मान लीजिए आपका कोई पृष्ठ रहेगा, ठीक, पृष्ठ आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी में भी हो सकता है, दो विमाओं में रहेगा आपका कोई भी पृष्ठ, ठीक है, नहीं, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा क्या माना जाएगा? A माना जाता है। इसलिए अगर आपका कहीं भी पृष्ठ है क्षेत्रफल के रूप में दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज किया जाएगा। और इसकी अगर परिभाषा दें तो A क्या है आपका? क्षेत्रफल। तो किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसमें प्रति एकांक क्या थी? लंबाई थी, और इसमें प्रति एकांक क्या है? क्षेत्रफल। तो किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश है आपका, वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये मात्रक और विमाओं की बात कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो। ये फॉर्मूला आपको जब ही लगाना है जब आपका जो आवेश है किसी तार की लंबाई पर उपस्थित होगा। ठीक है ना, तो तार की लंबाई L दी होगी उसमें, और उस पर उपस्थित आवेश कैसा होगा? Q होगा। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई L पर जो उपस्थित आवेश होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। इसके देखो मात्रक की बात करेंगे तो ये आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है। ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहां लगेगा? जहां पे आपके क्षेत्रफल की बात होगी। क्षेत्रफल का मतलब है कि दो विमाओं में हो सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में हो सकता है, ठीक है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई में हो सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें सिर्फ दो विमाएं रहेंगी आपकी। तो अगर जहां पर भी कहीं क्षेत्रफल की बात हो तो वहां आपका क्या करेगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्यरत होगा। अर्थात किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश होता है आपका, वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा तो वो आवेश का मात्रक कूलाम ही रहता है, और जो आपका क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आ होंगे। ठीक है, अब चलते हैं देखिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग की तरफ। ठीक है, पहला जो अनुप्रयोग है काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पॉज करोगे?
देखिए आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, गॉस की प्रमेय आपकी मैंने करा दी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले देखो गॉस की प्रमेय को देखना आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जो एप्लीकेशंस हैं उसके, वो बिना उसके जो आपकी गॉस की प्रमेय उसके बिना समझ में नहीं आएंगे। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो आराम से देख ले। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको दो टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहले उन टॉपिक को समझ लीजिए। एक तो होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कभी कभी ये शॉर्ट में ही पूछ लिए जाते हैं। देखो तो पहले एक टॉपिक की बात करेंगे, रेखीय आवेश जो घनत्व होता है उसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्बडा से। ठीक है, और लैम्बडा बराबर क्या होता है आपका? Q अपॉन L होता है। सबसे पहले सुन लीजिए परिभाषा कैसे बनेगी, इसका प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है नहीं, कि दोनों ही आपके इंपोर्टेंट है और दोनों ही गॉस की थ्योरम में उपयोग होने हैं। तो उपयोग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर उपयोग नहीं आएगा तो तब भी कहानी खराब है। तो रेखीय आवेश घनत्व देखो, जहां कहीं भी आपका सीधा तार हो, ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका किसी भी प्रकार से एक तार हो, तार वही चाहे सीधा भी हो सकता है टेढ़ा भी हो सकता है, सीधा नहीं कहना चाहिए। कहने का मतलब अगर आपका कोई तार है जो लंबाई L में है, किसमें है? लंबाई L में है, और उस पर अगर आपका आवेश कितना उपस्थित है? Q है। ठीक है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? रेखीय आवेश घनत्व लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, यहीं से याद हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश उपस्थित रहता है वो क्या कहलाता है? उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। अगर आपका तार लंबाई में है, वही तार जाहिर सी बात है लंबाई में होगा, पृष्ठ में नहीं होगा, क्षेत्रफल में नहीं हो सकता, क्योंकि तार आपका सिर्फ लंबाई में हो सकता है। तो किसी भी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित या वितरित जो आवेश होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका? उस तार का रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? लैम्बडा से। ठीक है, अब देखो दूसरी बात आती है आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसको आप किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपॉन A। अब इसका यूज कहाँ होगा? अगर मान लीजिए आपका कोई पृष्ठ रहेगा, ठीक, पृष्ठ आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी में भी हो सकता है, दो विमाओं में रहेगा आपका कोई भी पृष्ठ, ठीक है नहीं, तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हमेशा क्या माना जाएगा? A माना जाता है। इसलिए अगर आपका कहीं भी पृष्ठ है क्षेत्रफल के रूप में दिखाई दे रहा है तो वहां पे आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यूज किया जाएगा। और इसकी अगर परिभाषा दे तो A क्या है आपका? क्षेत्रफल। तो किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसमें प्रति एकांक क्या थी? लंबाई थी, और इसमें प्रति एकांक क्या है? क्षेत्रफल। तो किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश है आपका, वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो ये मात्रक और विमाओं की बात कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत हो। ये फॉर्मूला आपको जब ही लगाना है जब आपका जो आवेश है किसी तार की लंबाई पर उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो तार की लंबाई L दी होगी उसमें, और उस पर उपस्थित आवेश कैसा होगा? Q होगा। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई L पर जो उपस्थित आवेश होता है वो आपका क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसको लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्बडा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। इसके देखो मात्रक की बात करेंगे तो ये आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? कूलाम होता है, ठीक है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहाँ लगेगा? जहां पे आपके क्षेत्रफल की बात होगी। क्षेत्रफल का मतलब है कि दो विमाओं में हो सकता है, लंबाई गुणा चौड़ाई में हो सकता है, ठीक है, चौड़ाई गुणा ऊंचाई में हो सकता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसमें सिर्फ दो विमाएं रहेंगी आपकी। तो अगर जहां पर भी कहीं क्षेत्रफल की बात हो तो वहां आपका क्या करेगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व कार्यरत होगा। अर्थात किसी तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित जो आवेश होता है आपका, वो क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा तो वो आवेश का मात्रक कूलाम ही रहता है, और जो आपका क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आ होंगे। ठीक है, अब चलते हैं देखिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग की तरफ। ठीक है, पहला जो अनुप्रयोग है काफी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले उन दो टॉपिक को देख लीजिए, ठीक है ना, वरना आपके लिए दिक्कत रहेगी।
गॉस की प्रमेय जिसने भी नहीं देखी है वो भी एक बार उसको जाके देख ले, ठीक है ना, तभी आपके लिए समझ में आएगी, वरना कहानी खराब ही खराब है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफी इंपोर्टेंट रहेगी ये, ठीक है ना। यूपी बोर्ड 2021 के लिए जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान में अपने कार्यरत रहें कि गॉस की प्रमेय मैंने आपके लिए करा दी है, और अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो आपका निकाला जाएगा, ठीक है नहीं। अनुप्रयोग ये पहला है अभी, ठीक है, कई अनुप्रयोग है वैसे, आज पहला ही कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखो, अब यहां से आपके लिए दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, बच्चा सबसे पहले गलती कहां से करता है कि उसको याद नहीं रहता कि करना क्या है। कोई भी प्रश्न है बिना संकेतांक के नहीं बना, ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपके लिए कुछ ना कुछ संकेत जरूर देगा। बात आई समझ में नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप 4+2 कहीं पे लिख रहे हैं तो ये क्या कह रहा है, हमको ये संकेत दे रहा है कि इसको ऐड करना है। बात आ रही समझ में नहीं। तो ऐसे ही हमारे लिए क्या करता है, कोई ना कोई प्रश्न ऐसा संकेतांक जरूर देता है जो ये कहता है कि आप मुझे हल कीजिए, ठीक है नहीं। तो देखो इसका संकेतांक क्या रहेगा भाई, ये कह रहा है देखो अनंत लंबाई, अनंत, तो लंबाई शब्द जहां पे आ गया, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कराया था, रेखीय आवेश घनत्व कराया था, तो वहां पे जो प्रयोग लगेगा वो किसका लगेगा, रेखीय आवेश घनत्व का लगेगा, ठीक है नहीं। और एक समान आवेशित तार, देखो मैंने बताया तार भी रहेगा, यानी कि तार किस में रहता है आपका, लंबाई में रहेगा, तो प्रयोग तो उसका लगना ही लगना है। के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है अभी, ठीक है नहीं। अब देखिए शुरुआत कहां से करनी है, तो जहां से ये लिखा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रारंभ भी वहीं से कर दीजिए, ठीक है नहीं। तो भाई कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, वरना मैं ज्यादा थ्योरी नहीं लिखा सकता, ठीक है ना। चलो मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं उसकी। तो यहां से लिखेंगे, देखो माना अनंत लंबाई का, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, आवेशित तार जिसकी लंबाई हम कितनी मान ले रहे हैं, L, जिसकी लंबाई L व उस पर उपस्थित आवेश, उस पर उपस्थित या वितरित कर सकते हो, ठीक है, वितरित और सही रहेगा। वितरित आवेश कितना हमारा Q है, ठीक है ना भाई। दो ही चीजों की पॉसिबिलिटी बन रही है, अनंत लंबाई के, तो लंबाई कितनी मान ली हमने तार की, L मान ली, और आवेश से तार दे रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है आवेश क्या हो सकता है हमारा, Q मान लिया हमने, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है हमारे लिए, इसमें आपके लिए मैंने रेखीय आवेश घनत्व का डेरिवेशन कराया था अभी, अर्थात उसकी परिभाषा बताई थी, रेखीय आवेश घनत्व, इसके ये किसके बराबर होता है आपका, लैम्डा के बराबर। तो लैम्डा बराबर क्या होता है आपका, Q/L, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर Q/L। अभी हमने किया कुछ नहीं है इसमें, अभी भाई जितना प्रश्न में दिया है उसी के आधार से चले। तो माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार जिसकी लंबाई कितनी है, L, ठीक है, वह उस पर उपस्थित है जो वितरित आवेश है वो कितना है आपका, Q है, तब इसका जो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Q/L हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से भाई चित्र बनाने की बात है, तो चित्र बना लीजिए। ये आपकी क्या है, एक अनंत लंबाई की छड़ है, एक क्या है आपकी अनंत लंबाई की छड़ है एक, जिस पर क्या है आपका +Q कूलाम का आवेश वितरित है, ठीक है ना। अब इस जो आपका क्या कहते हैं तार, इस तार के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। गॉसियन बेलन की कल्पना का तात्पर्य है कि हमको ये देखना कि जो हमारा तार है वो कितनी दूरी तक आवेशित है। तो इसके चारों ओर हमने क्या कर ली, एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर ली, ठीक है। देखिए भाई
कथावाचक है वो हमारा प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, आवाज आ रही है थोड़ी सी, मैं थोड़ा तेज बोलूंगा और आप कंसंट्रेट करके थोड़ा सा देखते रहिए। ठीक है ना। तो हमने ये माना था कि हमारा एक अनंत लंबाई का तार एल है जिसकी लंबाई कितनी है एल। ठीक है ना। अब यहां से हमने क्या किया कि इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश हमारा क्या है समान रूप से वितरित है। इसके चारों ओर हमने क्या किया एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है, ज्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट में नहीं लिखा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, इसकी जो लंबाई हमने मान ली वो कितनी मान ली एल मान ली। कितनी मान ली एल। जितनी हमने कल्पना की है गॉसियन बेलन की उसकी लंबाई कितनी है एल है। ठीक है ना। अब इससे क्या करेंगे आर मीटर की दूरी मान लीजिए। क्या मान लेंगे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या मान लीजिए यहाँ पे पी मान लीजिए। क्या मान लेंगे हम पी। ठीक है ना। जहां पे हमारा क्या करना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक वेक्टर और मान सकते हैं आप यहाँ पे मान लीजिए, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। ये आपका ई वेक्टर रहेगा और ये आपका डी ए वेक्टर रहेगा। ठीक है ना। ई वेक्टर की दिशा के सापेक्ष चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी ए वेक्टर और ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर। इसकी दिशा के सापेक्ष चलना है। ठीक है, अब करना क्या है हमारे लिए यहाँ से देखो, सबसे पहले मैंने बताया था ये जो अनुप्रयोग है वो किसका है गॉस की प्रमेय का है। तो जब ये गॉस की प्रमेय का तो उसी के अनुसार चल रहा है हमारे लिए। तो उसने ये कहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आवश्यकता है और निकलवा भी हमसे यही रहा है। तो यहां से क्या करेंगे कि डीए क्षेत्रफल से होकर डीए क्षेत्रफल अवयव डीए क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। गॉस की प्रमेय का है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे डीए क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आपका अति सूक्ष्म है तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स भी क्या रहेगा अति सूक्ष्म रहेगा, अर्थात तो हो जाएगा आपका डी फाई ई। ठीक है ना। अगर यहाँ से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स रहता है तो हम कितना करते हैं यहाँ पे फाई ई करते। कितना करते फाई ई। ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देंगे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ई डी ए कॉस थीटा होती है। ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसी की प्रॉपर्टीज के अनुसार हमने लगा दिया। अब चूंकि जो है आपका ई वेक्टर बाय डी ए वेक्टर की जो दिशा है वो कैसी है एक समान है। की दिशा क्या है आपकी एक समान, ये आपको दिख रहा होगा दिशा एक समान है। ठीक है नहीं। अब दिशा जब आपकी एक समान हो जाएगी तब यहां से क्या होगा थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 0 अंश हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर, यहां लगा दीजिए मान ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का मान कितना रहता है 1। तो यहां से हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है नहीं। आप इसको क्या मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां से देखो क्षेत्रफल अवयव निकाल लिया हमने, थोड़ा सा पार्ट निकाला है। अब यहां से क्या करेंगे संपूर्ण फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए यहां से। ठीक है, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां से देखो ये पृष्ठीय इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या चाहे डी फाई ई कर लेना इसको, मैंने उस वीडियो में बताया, चाहे आप इसको डी फाई ई कर सकते हैं क्योंकि डी फाई ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है ई डी ए के बराबर है। ठीक है नहीं। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो ई डी ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। ठीक है ना। अब यहां से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई प्रत्येक बिंदु पर समान रहनी है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। ये रहेगा आपका ई सरफेस वेक्टर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल और क्या हो जाएगा आपका डी ए। अब देखिए जो सरफेस
इंटीग्रल है और ये किसके सापेक्ष है, पूरे क्षेत्रफल के सापेक्ष है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका बेलन का वक्रपृष्ठ। मैं थोड़ा इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। देखो तो यहां से हम चूंकि करके लगा सकते हैं सरफेस इंटीग्रल, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा डीए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एल। ये क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है नहीं। तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका फाई ई, यानी कि ये क्या हमारा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, ई इनटू में क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका सरफेस इंटीग्रल था डीए, उसकी जगह हमने क्या लगा दिया 2 पाई आर एल, अर्थात जो पूरा पृष्ठ था हमारा बेलन का, वही क्या हो जाएगा बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, परंतु आपको ये पता है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसमें मैंने वीडियो बताया गॉस की प्रमेय से, क्योंकि गॉस की जो प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फाई ई बराबर आप अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी, मैंने बताई थी किसकी, अनंत लंबाई की, तो लंबाई वाली लग जाएगी। आपके लिए मैंने लैम्बडा बराबर बताया था क्यू अपॉन एल, ये किसके बराबर होता है, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि तार आपका लंबाई में है तो ये प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है इसमें। तो रेखीय आवेश घनत्व है, लैम्बडा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल होता है आपका, ठीक है ना। तो यहां से आप क्यू का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्बडा एल, अर्थात ये वाला जो क्यू का मान आप यहाँ पे रख दीजिए, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा लैम्बडा एल बटे में इसके एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब ये जो फाई ई बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो आप इस वाली समीकरण में रख दीजिए, ठीक है ना। तो लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, बात आ रही है हुई समझ में, ठीक है ना। एक एल से आप एक एल काट दीजिए। देखो डेरिवेशन किसका निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप यहीं पे रोक लीजिए, तो ई इंटू 2 पाई आर बच रहा है आपका, इंटू में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इसका भी, एप्सिलॉन नॉट बराबर में क्या बच रहा है आपका लैम्बडा। अब आपको ई का मान निकालना है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। न्यूटन बटे कूलम एक तरीके से आप इसको और कर सकते हो, वो कैसे करना है देखिए, ई बराबर इसको कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा बटे आर और न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकला है व्यंजक। देखो फिर से समझ लीजिए, मैं एक बार इसको फिर से सिंपल लहजे में समझा रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा देखना जल्दी से। देखो अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है व्यंजक, ठीक। तो यहाँ से मानेंगे, माना अनंत लंबाई का एक समान सीधा तार जिसकी लंबाई कितनी है एल और जिस पर जो आवेश है वो वितरित कैसा है, तो इस प्रकार से एक तार बना लेंगे, ठीक। अब भाई ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है हमको ये पॉसिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक हम मैक्सिमम चल सकते हैं। तो हमने ये मान लिया कि इसके चारों ओर क्या किया, एक गॉसियन विलन की कल्पना कर ली, ठीक। तब रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्बडा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल, ठीक। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, डीए क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना, ठीक है ना। तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर, इसमें हमने प्रॉपर्टीज लगा दी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, इसके बराबर क्या होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टीज लगा दी हमने। अब ई वेक्टर और डी वेक्टर की दिशा इसमें एक ही समान रहती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसकी दिशा जब एक समान हो जाएगी, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 0, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है आपका 1 रहता है, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ई डी ए। अब देखो इतने कम वाला निकाल लिया पहले, अब जब कोई व्यक्ति तरक्की कम करता है उसके बाद ज्यादा हो जानी स्टार्ट हो जाती है, तो अब क्या कर लेंगे हम, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर की जगह आपने क्या निकाला था, ये हल करके आया ई डी ए। आप इसके लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ई डी ए की प्रॉपर्टी लगा सकते हो,
ए बी cos थीटा, बाद में जब cos 0 का मान करो तो इसकी जगह बना जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ से सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, ई डी ए हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ई आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा आपका सरफेस इंटीग्रल ए बचेगा और डी ए बचेगा। अब इसकी जगह जो मान होता है वो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है। ये बेलन का क्या होता है, जो बाहरी आवरण है वो बेलन का क्या कहलाता है, वक्रपृष्ठ कहलाता है। ये किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल बेलन का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई इंटू, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया 2 पाई आर एल। अब गॉस की प्रमेय जो होती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अब चूंकि रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू का मान निकाल लीजिए क्योंकि आवेश आपका प्रवाहित रहेगा। ठीक है ना, तो क्यू अपॉन ये हो जाएगा आपका लैम्डा एल, क्योंकि हमने इसी त्रिभुज कर दी बटे में एक माना, तो क्यू बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर ये तो जो आपका था क्यू, इसके लिए हमने क्या लगा दिया लैम्डा एल अपॉन में क्या लगा दिया एप्सिलॉन नॉट। ये हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, लैम्डा एल बराबर एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर इसकी हमने कैसे गुणा कर दी एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा, ये आपका डेरिवेशन निकल के आ गया। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, सत श्री अकाल, गुड नाइट।